कौन कौन से हैं बता दीजिए। सेट 3 का 6 नंबर, 13 नंबर और 5 का 6 नंबर। 13 नंबर किसका? 3 का? यस सर। 13 का? 3 का 13। तो पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे वाले को। इस क्वेश्चन में a very large plane sheet of positive charge is shown. P1 and P2 are 2 points at distance L and 2L from the charge distribution. If the surface charge density is sigma, then the magnitude of electric field. आपको याद है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट की रहता है, वो डिस्टेंस यस पे सर। डिपेंड है। तो इसका जवाब अपना 3 होना चाहिए। ठीक है ओके सर। है ना, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, हर जगह सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। उसके अलावा सेट 5 का कौन सा था? सर सेट 3 का एक और 6 नंबर भी था। सेट 3 का 6 नंबर। ओके। Two dipoles of dipole moments are placed uh, in two different uniform field strengths given. The ratio of maximum torque experienced by the dipoles will be. आपको याद होगा टॉर्क मैक्स होता है P इंटू ई। सो टॉर्क मैक्स 1 बाई टॉर्क मैक्स 2 होगा P1 बाई P2 डिवाइडेड बाई इंटू E1 बाई E2। अगर आप इन दोनों का रेशियो करते हैं, P1 बाई P2 का रेशियो करते हैं, तो ये बनेगा हाफ। और अगर आप E1 बाई E2 का रेशियो करते हैं तो वो बनेगा 1:3। तो ये बनेगा 1:6। सो एक्स का वैल्यू होगा 6। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला वी आर लुकिंग फॉर टॉर्क। टॉर्क इन जनरल होता है P क्रॉस ई। तो उसका मैग्नीट्यूड होता है PE साइन थीटा। अगर हमको टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा 1 होगा, यानी टॉर्क PE। ओके। सेट 5 विच क्वेश्चन? सेट 5 का कौन सा क्वेश्चन चाहिए? 6 नंबर। 6 नंबर। ओके। Three concentric metallic shells XYZ of radius ABC are surface charge density respectively if X and Y, if the shells X and Z are at same potential. Okay. Have surface charge densities sigma minus sigma and sigma respectively. So 0 sigma, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक शेल्स हैं तो उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ 3 तो नहीं होंगे, 6 होने चाहिए। इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर। एंड अगर वो माइनस सिग्मा कह रहे हैं
तो फिर ये जीरो होगा, क्योंकि इसके पास टोटल ही माइनस सिग्मा है, तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, तो ये सिग्मा होगा। एक बार ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो इसके पास जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो पूरा का पूरा इसके आउटर सरफेस पे आएगा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर इस पे सिग्मा है तो इसके फेसिंग वाले पे नहीं, सिग्मा नहीं, एक गड़बड़ चार्ज on the first sphere is sigma into 4 pi a square. Charge on the second sphere is, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज। मैं इसको देखता हूँ एक बार, क्योंकि ना इसमें चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा दिया हुआ है सेकंड वाले का, बट वो कौन से सरफेस का है, इनर है कि आउटर है कि टोटल है, वो नहीं बता रहा है। तो एक बार इसको देख लेता हूँ, फिर मैं आपको रिवर्ट बैक करता हूँ, ठीक है? ओके सर। और कोई है क्या इसमें? नो सर। बाकी सारे बन गए थे ना? ओके, सो टुडे we start off with capacitors, right? We start off with capacitors. अभी आपने देखा कि अगर हम दो प्लेट्स को और अगर इस पे जीरो, इधर क्यू, इधर माइनस क्यू और इधर जीरो, मान लो ये प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन देम डी, यहाँ पे आप मुझे फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं क्या? हाउ मच फील्ड इज देयर इन दिस? जीरो। ध्यान से, हमने किया ये। पॉजिटिव वाले की वजह से बनेगा क्यू बाई सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव वाले की वजह से, पॉजिटिव वाले की वजह से राइट, नेगेटिव वाले की वजह से भी राइट, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ कि ऐड होगा? ऐड होगा। यानी नेट फील्ड बनेगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अगर फील्ड बनेगा इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए। स्पेस में कहीं भी फील्ड लाइंस हैं इसका मतलब है, या स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब देयर इज एनर्जी देयर, इसका मतलब इस रीजन में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है क्या? इस रीजन में, इफ अभी के लिए फिलहाल एक नोट की तरह रखते हैं, आगे मैं प्रूव कर, if there is electric field in space, or you can say if there is electric field somewhere in space, it means there is energy in space. तो इस रीजन में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है या फील्ड लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब इस रीजन में क्या है? एनर्जी। दिस इज हाउ कैपेसिटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टर्स।
इस बार ये एनर्जी डेसिपेट हो रहा है कि होल्ड करके रखा गया, स्टोर करके रखा? स्टोर करके रख रहा हूँ। दिस इज वाई कैपेसिटर्स वेयर मेड। सो आप ऐसा कह सकते हैं, व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज कैरिंग चार्ज, व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडीज carrying charge are placed in front of one another, they store energy in form of electric, or they store energy in electric form. This kind of device, this is known as, or this arrangement is known as a capacitor. ठीक है, इसी को कहते हैं कैपेसिटर। दो कंडक्टिंग बॉडीज को, चार्ज बॉडीज को आमने सामने लाओ, और वो लोग कुछ एनर्जी स्टोर करके रखेंगे इलेक्ट्रिक फॉर्म में। इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे कैपेसिटर। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इज देयर एनी पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस है। है। अगर मैं बोलूं कि हम वो पोटेंशियल डिफरेंस खोजना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम एक पॉइंट ए यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट बी यहाँ पे लेंगे, और ए से बी जाने में फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो ई का डायरेक्शन और डेल्टा आर का डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई की वैल्यू को लिखा जा सकता है, क्या वी ए माइनस वी बी को हम बी लिख सकते हैं, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स? सो चार्ज स्टोर्ड को आप ऐसा लिख, अब जरा ध्यान से देखो। अभी ये पैरेलल प्लेट था, अभी ये पैरेलल प्लेट था, तो मेरे पास एक तरह का कांस्टेंट आया है, पर हमेशा यही कांस्टेंट आएगा? कोई जरूरी है कि शेप चेंज करने से ये चीज चेंज हो सकता है? अगर आप प्लेट्स का शेप चेंज करेंगे, तो जरूरी है कि फील्ड लाइन, फील्ड का वैल्यू ऐसे ही रहेगा कि वो चेंज हो सकता है? सोच के बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये पैरेलल प्लेट्स थे, तो उनके बीच का फील्ड इस तरह का दिख रहा था। अगर प्लेट्स पैरेलल ना होते,
किसी दूसरे शेप में हो, दो स्फीयर्स हो या दो सिलेंडर्स हो, तो फिर फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा कि चेंज करेगा उनके बीच का फील्ड? सेम रहेगा। ध्यान से सोचिए, पैरेलल पैरेलल प्लेट्स हैं तो यहाँ का फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर पैरेलल प्लेट्स नहीं होंगे, स्फीयर्स होंगे, तो फिर फील्ड वैसे ही कि के क्यू बाई आर स्क्वायर है। और डिफरेंट रहता है, बट सर इसमें लाइक डिस्टेंस तो सेम है दोनों के बीच में, एंड लाइक दो तो स्फीयर रहता है कंसेंट्रिक, तो वो लोग के बीच में भी तो डिस्टेंस सेम रहता है। लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि फील्ड के वैल्यू पे भी डिपेंड करता अच्छा, फील्ड पे भी डिपेंड, तो फिर मतलब डिफरेंट रहेगा। है। डिफरेंट रहेगा मतलब ये वाला चीज हर एक सेटअप में सेम नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, फॉर एवरी कैपेसिटर charge stored on the capacitor is directly proportional to potential difference applied between the plates. Yes or no? जितना ज्यादा दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा वो लोग चार्ज होल्ड करेंगे। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करूं, तो ये बनेगा Q इक्वल टू सी वी। ये जो C हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसकी SI यूनिट होती है फैरड, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है माइक्रो फैरड, और एक माइक्रो फैरड 10 to the power -6 फैरड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि Q इज C टाइम्स V। अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जब हम लिखते हैं Q इक्वल टू C टाइम्स V, तो यहाँ पे Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फेसिंग सरफेस। V is potential difference between the plates, and C is capacitance of the system. The capacitance of the system depends on number one, geometry, parallel plates है, spherical plates है, cylindrical plates है। Second, dimension, अगर पैरेलल प्लेट्स है तो कितना एरिया है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, अगर स्फेरिकल प्लेट्स है तो उनका रेडियस क्या है। एंड थर्ड, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में एयर है, प्लेट्स के बीच में कोई ऑयल है, प्लेट के बीच में कोई और अलग तरह का मटीरियल है, तो कैपेसिटेंस इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को समझें। एंड इवन बिफोर वी गेट टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, नीड टू टॉक अबाउट बैटरी। बैटरी क्या होता है बताइए? व्हाट व्हाट इज द बैटरी? जिसमें उसका लाइक दो तो ऑपोजिट साइड्स में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, जिसके कारण करंट फ्लो करता है थ्रू द थिंग। Yes. So battery is a device which allows or which helps in circulation of charge, correct? इस टर्मिनल को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और इस टर्मिनल को हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल।
लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस V होने का मतलब है, लेट्स से मैं आपको एक बैटरी दिखाऊं और बोलूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये एंड का पोटेंशियल को 0 मानोगे तो इसका पोटेंशियल 3, अगर इस एंड के पोटेंशियल को 1 मानोगे तो इसका पोटेंशियल 4 है, अगर इसको -3 मानोगे तो इसको ये 0 है, अगर ये -5 है तो ये -2। तो आप देख सकते हैं हर एक केस में पोटेंशियल डिफरेंस 3 का ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि उनका रेफरेंस कहाँ लिया जाता है, इस बात पे एक्चुअल पोटेंशियल डिपेंड करता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर समय 3 का दिखाई देगा। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। तो जब आपसे कोई कहेगा कि बैटरी 3 वोल्ट का डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3। उसका ये मतलब कभी भी नहीं होगा कि एक एंड 0 पे है और एक एंड 3 पे है। ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा वो कोई जरूरी नहीं। तो जब आप किसी बैटरी को लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। वही प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बी, पोटेंशियल डिफरेंस वी। मतलब इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड है तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, मतलब इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो जाएगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया तो ये हाईयर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज। एक चीज और बता दो मेरे को, बैटरी कभी भी कोई चार्ज सप्लाई करता है कि वो सिर्फ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है? सिर्फ वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाता है। और हमारे सिस्टम के प्लेट्स के पास इनिशियली कोई एनर्जी टोटल चार्ज नहीं था, तो हमारे सिस्टम के पास फाइनली भी कोई टोटल चार्ज नहीं होगा। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज बैठेगा वो होगा 0 और 0। इससे अग्री करते? यस सर। और अंदर में यहाँ पे आएगा +Q तो इसके सामने आएगा -Q, जिसके वजह से ये फील्ड क्रिएट करके एनर्जी स्टोर कर लेगा और कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। ये सब समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक यस है। सर। और हम अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे कि ये इस तरह का चीज आएगा, यानी कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई वी। और इस तरह के कैपेसिटर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखिएगा जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं इसका मतलब है कि स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स शुड बी वैक्यूम। स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स शुड बी वैक्यूम। दिस इज a parallel plate capacitor, right? So पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कुछ और बात समझते हैं। एक्चुअली में ये प्लेट्स इनफाइनाइट है कि फाइनाइट?
एक्चुअली में जो कैपेसिटर्स के प्लेट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे कि फाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट, लेकिन हम फॉर्मूला फाइनाइट प्लेन्स का यूज कर रहे हैं कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का यूज किया जा रहा है। कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? जब प्लेट्स फाइनाइट है तो इनफाइनाइट प्लेट्स के फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे क्योंकि उससे डिफरेंस नहीं बनता है कि लाइक फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। हैं? वो हमेशा नहीं बनेगा कि कोई कंडीशन होगा? मान लो मैं इन प्लेट्स को इतना दूर रख, तो फिर पूरा फील्ड लाइन स्ट्रेट होगा कि फिर डाइवर्स करेगा या थोड़ा चेंज करेगा? थोड़ा चेंज करेगा, डाइवर्ट्स हो लेकिन अगर सकता है। लेकिन अगर एकदम क्लोज रखूं तब तब बीच के फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेंगे, ये सॉरी। यस सर। क्योंकि तब अगर आप अंदर के किसी पॉइंट को देखेंगे तो उसको लगेगा कि भाई ये प्लेट भी बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, इसका एंड्स नहीं दिख रहा, और ये प्लेट भी काफी बड़ा है, ये सॉरी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स जो है वो काफी छोटा होता है। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स is very less as compared to area of the plates. This is the assumption. अब डी स्क्वायर को क्यों कंपेयर किया ए से? डी क्यों नहीं बोला कि डी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू ए? ये क्यों नहीं बोला इसे कि डी शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू ए? इसमें क्या गलती है अगर मैं ये क्लेम करूँ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस को स्क्वायर यूज होता है। नहीं, बट कंपैरिजन तो ये है ना कि प्लेट्स काफी करीब होने चाहिए, तो एरिया से बहुत छोटा होना चाहिए डिस्टेंस। अगर आप डी लेस देन ए बोलते तो दोनों का डायमेंशन सेम है कि डिफरेंट है? एक बार देखिए तो। डी का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन डिफरेंट है। दो डिफरेंट डायमेंशंस के क्वांटिटीज को आप कभी कंपेयर कर सकते हैं? नो सर। इसीलिए डी स्क्वायर शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू ए क्लेम करना है। क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है। तो जब तक आप ये अजम्पशन पे चलेंगे तब तक क्या होगा कि आपके फील्ड लाइंस एकदम इनफाइनाइट प्लेट्स जैसे यूनिफॉर्म होंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि अंदर के पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि उनको वो प्लेट्स इनफाइनाइट जैसे दिखते हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैं एंड की तरफ आऊंगा, यहाँ के पॉइंट्स पे ये प्लेट्स मुझे इनफाइनाइट दिखेंगे कि फाइनाइट दिखेंगे? अब इनका एंड मुझे दिखने लगेगा ना, तो इस पॉइंट पे ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेंगे कि फाइनाइट की तरह, एंड की तरह? यहाँ वाले लोगों को लग रहा है ये तो बहुत बड़ा प्लेट, मेरे को इसका एंड ही नहीं दिख रहा है, ये इनफाइनाइट प्लेट। लेकिन एंड की तरफ वो इनफाइनाइट का सेंस रहेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट ना होते हैं बल्कि थोड़े से कर्व्ड होते हैं, इस तरह से कर्व्ड होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड्स और एज इफेक्ट। फ्रिंजिंग फील्ड्स और एज। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही दिस इज ऑल्सो अ फ्रिंजिंग फील्ड। तो अंदर में आपका अप्रोक्सीमेशन ठीक काम करता है, लेकिन जैसे ही आप एंड की तरफ जाते हैं वो फील्ड्स थोड़े चेंज कर जाते हैं, तो दैट दोज आर नोन एज फ्रिंजिंग फील्ड्स। ये बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अगला जो कैपेसिटर है वो है एक स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान से देखने को,
हमने जो स्फेरिकल शेल्स लिए हैं, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, और हमने उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है एज शोन। मुझे एक चीज बताओ, सबसे इनर शेल के इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? जीरो। जीरो। आउटर सरफेस पे, अच्छा ये पॉजिटिव साइड है, हायर पोटेंशियल है, तो इधर पॉजिटिव होगा और सामने वाले पे नेगेटिव होगा। अच्छा, बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा? बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा? जीरो। जीरो। क्यों ऐसा बोल रहे हो जीरो? उसका कोई एक्सप्लेनेशन? आपके स्फेरिकल शेल्स के पास इनिशियली टोटल चार्ज कितना था? जीरो। बैटरी कोई चार्ज सप्लाई करता है कि नेट चार्ज जीरो रख, मतलब बैटरी कोई चार्ज सप्लाई करता है कि सिर्फ सर्कुलेट करता सिर्फ सर्कुलेट करता है। है? इसका मतलब है मेरे सिस्टम का फाइनल टोटल चार्ज भी कितना होना चाहिए? अगर मेरे सिस्टम का फाइनल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज जीरो था, तो मेरे सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए? जीरो। तो आप देखो, ये दोनों तो ऑलरेडी क्यू और माइनस क्यू जीरो हो ही चुका है, ये जीरो है ही। तो आउटर सरफेस पे अगर कोई और चार्ज आ जाएगा तो सिस्टम को नेट चार्ज मिल जाता है। इसका मतलब है आई एम वेरी श्योर कि आउटर सरफेस पे भी जीरो ही होगा, ताकि हम चारों को ऐड करें तो मेरा फाइनल रिजल्ट जीरो ही रहे। कोई दिक्कत है? नो सर। अब आप देख सकते हो कि एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, तो ऐसे फील्ड लाइंस होंगे। और फील्ड लाइन से मतलब उन्होंने एनर्जी स्टोर करके रखा है इस रीजन में, यस और नो? इस पूरे रीजन में फील्ड लाइन से मतलब एनर्जी स्टोर है। अग्री करते हैं? यस सर। तो फिर से ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनको चार्ज करके आमने सामने रखा है और वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। यही तो डेफिनेशन है कैपेसिटर का। अब मेरे को इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन दो पॉइंट्स लेते हैं, ए और बी। पहले मैं वी ए लिखता हूँ, वी ए। तो वी ए अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वी ए है, और ये वी बी। एक बार चेक कर लीजिए, वी ए और वी बी। ठीक है? यस सर। तो वी बी कितना हो गया ईशा, ध्यान से देखो, हाउ मच इज वी बी? जीरो। जीरो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ वी ए माइनस वी बी, तो शायद आप बोलेंगे के क्यू, वन बाई ए माइनस वन बाई वी। अच्छा, वी ए माइनस वी बी बोलूँ चाहे कैपिटल वी बोलूँ, डिफरेंट बात की सेम बात? वी ए माइनस वी बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी के बराबर ही है ना, इन्हीं के बीच पे तो बैटरी लगा हुआ। अग्री करते? यस सर। यानी वी ए माइनस वी बी को वी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी माइनस ए बाई ए बी। तो क्यू होगा, क्या ये
Q इक्वल टू CV जैसा फॉर्म है। Q इक्वल टू CV, चेक करो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ capacitance for spherical capacitor is, एक बार चेक करिए इस चीज को, पूरे प्रोसेस को एक बार देखो, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। यस सर। राइट। ओके। बट अभी भी एक चीज याद रखना है कि मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स किससे फिल्ड है। मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स कोई और मीडियम है कि वैक्यूम। यहाँ अभी हमने कोई मीडियम कंसिडर किया है कि वैक्यूम। मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स इज वैक्यूम। मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स इज वैक्यूम। ओके। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इस बार एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। सिंगल एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है ए रेडियस का, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 0। अगर ये एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटेंस कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसके साथ वाला, हमको तो हमेशा लगता है ना कि एक स्फीयर होगा और उसके साथ एक स्फीयर होगा तब वो मिलके कैपेसिटर बनाएंगे, ये सब। यस सर। तो क्या हम मान सकते हैं कि अगर ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब इसका जो दूसरा कैपेसिटर है वो एक तरह से एक स्फीयर है जिसका रेडियस इंफिनिटी है, वो इनफाइनाइट। एक ये है और दूसरा वाला इसका इंफिनिटी डिस्टेंस की दूरी पे दूसरा स्फीयर है, ऐसा माने तो चलेगा? दिख नहीं रहा हमको तो हम मान रहे हैं कि इसका रेडियस इनफाइनाइट है। अग्री करते हो? यस सर। इसका मतलब ये एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे हमारा ए तो हमको पता है, लेकिन हमारा बी कोई नोन वैल्यू है कि बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। जो हमारा दूसरा वाला स्फीयर था, आउटर स्फीयर जिसका रेडियस बी था, वो हमारे नए वाले केस में उसका रेडियस इनफाइनाइट हो गया है, तभी तो हमको सिर्फ ये दिख रहा है और ये इनफाइनाइट वाला स्फीयर उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे है। तो हमारा अगर बी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया है तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर, अगर बी टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसका मतलब है ए के रेस्पेक्ट में बी बहुत बड़ा है, तो ए रख सकते हैं कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं बी के रेस्पेक्ट? नेग्लेक्ट कर सकते बी के रिस्पेक्ट में। बी और बी कैंसिल कर जाएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर एन आइसोलेटेड spherical conductor।
सर बट डिवाइडेड बाय बी है तो फिर तो पूरा चीज बहुत ही एक स्मॉल वैल्यू नहीं हो जाएगा जिस अच्छा नहीं कैंसिल हो ये जा रहा होती। है ना, बी एन बी कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ स्फेरिकल कैपेसिटर्स वर्क एंड दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल कैपेसिटर्स कैसे एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी है। ठीक है। और उनका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी आपको याद रखना। जो लास्ट तरह का कैपेसिटर हमको समझना है वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। Okay. So let's consider this situation and let's say that the inner radius is A and the outer radius of the cylinder is B. This length is L and we have connected a battery. तो जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो अंदर वाले सिलेंडर पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका इनर सरफेस पे जीरो, फेसिंग वाले पे माइनस क्यू और बाहर वाले पे जीरो। हॉलो सिलेंडर में आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हॉलो सिलेंडर में कई बार हम लैम्डा डिफाइन कर देते हैं। तो लैम्डा डिफाइन कर देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इसका चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। ये लोग तो जीरो और जीरो। मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रहा हूँ सर, ए एंड बी। एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो क्या आप फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर पहले मेरे को बता सकते हैं कितना होगा? फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर। फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस कितना होगा? इफ यू रिमेम्बर hollow hollow cylinders। के लैम्डा बाई आर स्क्वायर होगा सिर्फ, नेगेटिव लैम्डा वाला कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इनसाइड पॉइंट है। परफेक्ट। परफेक्ट। तो लेकिन नेगेटिव लैम्डा कंसिडर नहीं हो रहा, लेकिन पॉजिटिव लैम्डा का जो वैल्यू आप बता रहे हो उसको आपको एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। के लैम्डा बाई आर स्क्वायर की टू के लैम्डा बाई आर? 2 के लैम्डा बाई आर स्क्वायर होगा सर। आर स्क्वायर की आर?
फील्ड में तो आर स्क्वायर रहता था ना। वो तब जब ऊपर में चार्ज होगा, ऊपर में ऑलरेडी क्यू बाई डिस्टेंस है, तो नीचे एक ही डिस्टेंस की जरूरत है ना। लैम्डा तो खुद ही चार्ज बाई डिस्टेंस है ना। अच्छा यस सर, तो फिर टू के लैम्डा बाई आर। तो ई की वैल्यू है 2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, मैं एक चीज लिख रहा हूँ। वी बी माइनस वी ए इज 2 k लैम्डा बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। एक बार मेरे इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से चेक कर लो, और दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं इलेबोरेट। नो सर। ठीक है, ओके। तो वी बी माइनस वी ए इज 2 k लैम्डा, नेगेटिव बाहर ही है, डी आर बाई आर लॉन बी बाई ए। माइनस साइन को वी ए माइनस वी बी कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं ताकि साइन पॉजिटिव हो जाए। वी ए माइनस वी बी 2 k लैम्डा, लैम्डा की जगह लिख लेते हैं क्यू बाई एल लॉन बी बाई ए। अच्छा, वी ए माइनस वी बी को वी लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो वी, इसका मतलब है कि हम क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अग्री करते हैं। यस सर। करेक्ट। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्यू इक्वल टू सी वी जैसा फॉर्म है क्या? क्यू इक्वल टू सी टाइम्स वी। तो अगर आप कैपेसिटेंस सिलिंड्रिकल की बात करेंगे तो वो बनेगा एल बाई 2 k लॉन बी बाई ए, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉन बी बाई ए। अच्छा, इस पे कोई कंडीशन भी होगा क्या? इसे कोई कंडीशन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए जो आप सोच पाए? आपने सिलेंडर्स को फाइनाइट लेंथ का माना है कि इनफाइनाइट लेंथ का माना सर आपका वॉइस क्लियरली नहीं आया, फिर से बोलिए। है? अच्छा, अभी क्लियर है क्या? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई कंडीशन हो, आपने इन सिलेंडर्स को जब फॉर्मूला लगाया तो कैसे सिलेंडर माना, फाइनाइट की इनफाइनाइट? फाइनाइट। तब फिर ये फॉर्मूला तो काम ही नहीं करता। 2 k लैम्डा बाई आर ये सारे तरह के हॉलो सिलेंडर्स के लिए है कि इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर्स के लिए? इनफाइनाइट के लिए।
तो आपने अगर इनको इनफाइनाइट माना है तो इसका मतलब है कि ये जो बीच का गैप है ये बहुत बड़ा होना चाहिए कि बहुत छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत वो गैप छोटा। क्योंकि अगर वो गैप बहुत छोटा होगा तभी वहां के पॉइंट्स को लगेगा कि ये सिलेंडर्स काफी बड़े लेंथ के। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो इसको ये सिलेंडर फिर इनफाइनाइट दिखेगा कि फाइनाइट दिखने लगेगा। आप ऐसा सोचो, फाइनल। किसी किसी बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो और बिल्डिंग के एकदम नीचे से खड़े होके आप देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ा बिल्डिंग, लेकिन अगर उसी से काफी दूर चले जाओगे तो वो बिल्डिंग बहुत बड़ा दिखेगा कि उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। दो से तो साइज उसका रिड्यूस होने लगेगा दिखेगा। तो, तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला फॉर्मूला हम तभी तक यूज करेंगे जब तक बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू लेंथ। ये चीज बहुत पतला होना चाहिए एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तब तक हमारा काम सही से चलेगा। ठीक है।